हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर 5, आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इन एनवायरनमेंट इज एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ें हमारे आसपास होती है, हमें घेर के रखती है, वही चीज़ हमारे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट होता है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इसके अंदर दोनों लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाता है। लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स को बोलता है, नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट्स को बोलता है। इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म अ इकोसिस्टम। और जब इन दोनों बायोटिक एंड एबायोटिक कंपाउंड्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इससे हमारा इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम टर्म कहाँ से आई? इकोसिस्टम टर्म हमारी जो एजे टेंसले थे, उन्होंने ये टर्म दी थी। एंड इकोसिस्टम का फादर बोला जाता है यूजिन ऑडम को। इकोसिस्टम क्या होती है? अब ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। जितने भी किसी भी एरिया में जितने भी इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनके साथ साथ जितने भी वहाँ के नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, उनको मिला के एक इकोसिस्टम बन जाता है। इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? फॉरेस्ट, पॉन्ड, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के टाइप कितने होता है? इकोसिस्टम इज ऑफ टू टाइप्स की इकोसिस्टम होती है। एक होती है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरी होती है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। इसके एग्जांपल होते हैं फॉरेस्ट, लेक एंड ओशियन। एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वो जो मैन मेड होती है, जो हमने बनाई है जिसको। इसके एग्जांपल होते हैं क्रॉप फील्ड्स, जो फील्ड वगैरह होते हैं, खेत वगैरह होते हैं ये। एंड एक्वेरियम, जो फिश एक्वेरियम होते हैं, गार्डन्स जो होते हैं, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स, सेकंड होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जितने नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होता है? प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स, ये भी तीन, इनको भी फिर नेक्स्ट तीन टाइप्स में हमने डिवाइड कर लिया। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। देन कंज्यूमर्स, देन डिकम्पोजर्स। कंज्यूमर्स के फोर टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड ओमनिवोर्स, फोर पैरासाइट्स। Abiotic components. All the non-living components such as air, water, land, light, temperature, etc. form the abiotic components. जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारे क्या बनाते हैं? हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स बना लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ऑल द लिविंग कंपोनेंट्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा फॉर्म द बायोटिक कंपोनेंट्स। जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनको आगे भी डिवाइड करते हैं। जैसे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन होता है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स, हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जो ऑटोट्रोफ्स जो होते हैं, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गे, ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बना लेते हैं। किसकी हेल्प से? जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनसे अपना खाना बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इन्हीं को, जो ये ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना बनाता है, इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कौन होते हैं? इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। ये सारे के सारे एनिमल्स को इंक्लूड कर लेता है, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, या तो डायरेक्टली अपने खाने के लिए, इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू। कंज्यूमर्स को भी आगे डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स होता है प्लांट ईटर्स, जो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, जैसे कि इसका एग्जांपल होते हैं गॉट एंड डियर। सेकंड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स होता है फ्लैश ईटर्स, इज इट टाइगर, क्रोकोडाइल्स, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मीट वगैरह खाते हैं। इनका एग्जांपल होते हैं टाइगर, क्रोकोडाइल, लायन, ये सारे कार्निवोर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से होता है? ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो एनिमल्स दोनों के दोनों, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा लेंगे, उनको ओमनिवोर्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल होता है ह्यूमन। एंड बियर भी ओमनिवोरस एनिमल्स एनिमल्स में ही आता है। पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन होता है? लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट एंड टेक फूड फ्रॉम इट। ये किसी भी होस्ट की बॉडी पे रहेगा और इसी के अंदर से अपना फूड गेट कर लेगा। इसका एग्जांपल होता है जैसे लाइस, कैस्कटा एक्सेट्रा।
डिकम्पोजर्स कौन होता है? इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, इजी बैक्टीरिया, फंगी। जो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है। किनको? जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनको डिकम्पोज कर लेता है, डिके कर देता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया एंड फंगी, इनको सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेज का क्या होगा? दोबारा से रिसाइकलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। फूड चेन्स क्या होती है? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फूड चेन एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेगा फूड के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होती है जैसे डियर क्या खा लेगी? ग्रास को खा लेगी, और डियर को कौन खा लेगा? लायन खा लेगा। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड अ ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन में जो अलग अलग जो स्टेप्स आते हैं जिनमें एनर्जी ट्रांसफर होता है उनको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। एज शोन इन द फिगर, सन से क्या आएगी? सनलाइट आ जाएगी ग्रास के पास। ग्रास क्या कर लेगा? अपना खाना खुद बना लेगा। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है। उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर को कौन खा लेगा? ग्रास ओपर ने खा लिया। ग्रास ओपर कौन हो गए? प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन? फ्रॉग। फ्रॉग के बाद फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक खा लेगा। ये टर्शियरी कंज्यूमर हो जाएगा। नेक्स्ट होक, जो टर्शियरी कंज्यूमर होगा उसको होक खा लेगा। उसको क्वाटरनरी कंज्यूमर बोलेंगे। और जो होक होगा उसके मरने के बाद ये क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? इसके ऊपर फंगी एंड बैक्टीरिया आ जाएंगे जो इसको डिकम्पोज कर देंगे और एनर्जी रिलीज हो जाएगी। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स के बीच में फ्लो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। जो एनर्जी फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में होगा। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके पास टोटल सनलाइट का सिर्फ 1% आता है और उसी को वो क्या कर लेता है? फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। 10% लो किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। ये ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इन्होंने क्या बोला था कि जो एनर्जी होती है उसमें से सिर्फ 10% नेक्स्ट लेवल पे जाता है। द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा। और जो 90% एनर्जी होती है वो लाइफ प्रोसेस के टाइम पे यूज हो जाती है, जैसे कि डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा बाय प्रेजेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ड्यू टू दिस ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी, फूड चेन्स कंटेन 3 और 4 ट्रॉपिक लेवल्स। इसी जो एनर्जी का डिक्रीज होता है बार बार, इसी वजह से क्या होता है? फूड चेन्स क्या होते हैं? 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं इसके अंदर। अब जैसे हमारे एनर्जी पिरामिड में दिखाया गया है, सन एनर्जी आएगी तो कितने जो प्राइमरी प्रोड्यूस होगी इनके पास 100% एनर्जी होगी। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? उसकी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का 10% कहाँ चला जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास। मीन्स इनके पास सिर्फ 10% एनर्जी जाएगी। देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 1% हो जाएगा वो। उसके बाद थर्ड जो कंज्यूमर होंगे, थर्ड लेवल के जो कंज्यूमर होंगे उनके पास क्या होगी? 0.1% जाएगी। और फोर्थ लेवल के कंज्यूमर्स के पास 0.1% जाएगी। और बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हीट के रूप में लॉस हो जाएगी। और इन सब की जो एनर्जी जो होगी वो डिकम्पोजर्स क्या कर लेंगे? सबसे पहले डिकम्पोजर इनको डिके करेंगे और एनर्जी लॉस हो जाएगी। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी फ्लो। ग्रास के पास टोटल कितनी एनर्जी थी? हमने मान लिया 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी ग्रास के पास थी। ग्रास ने क्या करा? उसका 10% किसको? नेक्स्ट लेवल पे जो प्रोड्यूसर था, ग्रास प्रोड्यूसर्स होता है, इन्होंने क्या किया? जब ये एनर्जी फ्लो होगा तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए उनके पास कितनी एनर्जी जाएगी? 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1000 किलो कैलोरी ग्रास ओपर के पास चली जाएगी। ग्रास ओपर के बाद ग्रास ओपर को किसने खाया? फ्रॉग ने खाया। फ्रॉग के पास कितनी जाएगी? 10,000 का 10% मीन्स 100 किलो कैलोरी। और फ्रॉग को कौन खा लेगा? स्नेक। स्नेक के पास कितनी एनर्जी जाएगी? टोटल 10 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी क्योंकि 100 का 10% जाएगा। देन स्नेक को हॉक ने खा लिया। हॉक के पास कितनी एनर्जी जाएगी? 1% एनर्जी जाएगी। 1 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी। 10 का 10% 1। सो इससे पता चलता है जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास सबसे कम एनर्जी फ्लो होता है। नेक्स्ट आती है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है? द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीजेज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन।
फूड चेन में जितने भी ट्रॉफिक लेवल होंगे, हर बढ़ते हुए ट्रॉफिक लेवल के साथ क्या होगी, जो हार्मफुल केमिकल्स का लेवल होगा वो भी बढ़ता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज एज ह्यूमन ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। अब सबसे ज्यादा केमिकल्स किन की बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमंस में पाए जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली सबसे जो टॉप लेवल पे होते हैं वो कौन होते हैं, ह्यूमंस ही होते हैं। फूड वेब क्या होते हैं, इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। जब एक से ज्यादा फूड चेन एक साथ कनेक्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ये कैसे होते हैं, जैसे फूड जो प्लांट होता है, प्लांट को कौन खा लेता है, ग्रास होपर्स ने खा लिया, रैबिट्स भी खा लेते हैं, माइस भी खा लेता है। ग्रास होपर को अब कौन खा लेगा, फ्रॉग ने खा लिया। फ्रॉग एंड माइस को कौन खा लेता है, स्नेक खा लेता है। एंड माइस को और कौन खा लेता है, ईगल भी खा लेता है, ईगल रैबिट को भी खा लेता है, और रैबिट को वुल्फ भी खा लेती है। फूड वेब में क्या होगा, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा लेगा। जैसे ग्रास को कितने सारे ऑर्गेनिजम्स ने खाया, ग्रास ओपर ने खा लिया, माउस ने खा लिया, रैबिट ने खा लिया। एंड इन सबको कौन खाएगा, रैबिट और माउस को कौन खा लेता है, फॉक्स खा लेते हैं, रैबिट को आउल भी खा लेता है, फ्रॉग को आउल खा लेता है, एंड ग्रास ओपर को फ्रॉग खा लेता है। ग्रास ओपर को कौन खाएगी, बर्ड खा लेगी। और बर्ड और जो फ्रॉग होती है उसको स्नेक्स खा लेते हैं। स्नेक्स को कौन खा लेती है, हॉक खा लेती है। रैबिट को भी हॉक खा लेती है, माउस को भी हॉक खा लेती है। सो इससे क्या होता है, जो हॉक होता है ऑलमोस्ट सारे ही जानवरों को खा ले, ऑलमोस्ट जितने भी फूड वेब में शो हो रहे जानवर है सबको खा लेता है ये। एंड जो ये होती है फ्रॉग, ये ग्रास भी खा लेती है, ग्रास ऊपर को भी खा लेती है। एंड जो ये हमारे जो रैबिट्स और माइस होते हैं इनको फॉक्स खा लेती है, आउल भी खा लेता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, चेंजेस इन द एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटीज चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। जो एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस होते हैं वो तो हमें, हम लोगों को अफेक्ट करते हैं, और जो हम एक्टिविटीज करते हैं हमारी एक्टिविटीज से क्या होगा, एनवायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, एनवायरमेंट खराब होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज लीड्स टू पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एक्सेट्रा। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती है उससे क्या होती है, पोल्यूशन होती है, डिफोरेस्टेशन होता है, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। ओजोन लेयर क्या है ये, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच absorbs most of the harmful UV ultraviolet radiations of the sunlight, thus protecting living things from many health hazards such as skin cancer, cataract, destructions of plants, etc. ओजोन लेयर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट टाइप से होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे एनवायरनमेंट के अराउंड, हमारी अर्थ के अराउंड, जिस जो क्या करती है, जो यूवी रेडिएशंस आती है सन से, जो यूवी रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आती है हार्मफुल, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ये। इससे क्या होता है, ये जो यूवी रेडिएशंस होती है इनकी वजह से क्या हो सकता है, को ह्यूमंस या फिर एनिमल्स, प्लांट्स को, इन सबको बहुत ज़्यादा हैजार्ड्स होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है हमारे लिए। इससे स्किन कैंसर हो जाती है, कैटरेक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट होता है, प्लांट जो होता है वो खराब होने स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओजोन O3, जो ओजोन लेयर होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हायर लेवल्स होता है, एटमॉस्फेयर का सबसे हायर लेवल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है ये। इट इज़ अ डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो क्या होगी, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती है ये, इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन O एटम्स। जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशंस होती है क्या करती है, O2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होती है उसको फ्री ऑक्सीजन में तोड़ देती है। जो ऑक्सीजन होगी, ओजोन पे क्या, ऑक्सीजन पे क्या पड़ेगी, O2 पे यूवी रेडिएशन पड़ेगी, ये दोनों को अलग अलग एटम्स में डिवाइड कर देगी। These oxygen atoms then combine with oxygen O2 molecules to form the ozone molecules। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे ये क्या करेंगे, O2 मोलिक्यूल से कंबाइन कर जाएंगे, उसके बाद उससे क्या बन जाएगी, ओजोन ओजोन बन जाएगी, O3 बन जाएगा, O3 को हम क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, द डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1985 and was termed as ozone hole।
सबसे पहले जो ओज़ोन थिकनेस थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पे होनी स्टार्ट हुई थी? साउथ अंटार्कटिका में कम होनी स्टार्ट हुई थी। कब? 1985 में इसको ऑब्ज़र्व कर लिया गया था। सबसे पहले देखा गया था जिसको नाम दिया गया ओज़ोन होल। दिस डिक्रीज़ वाज़ लिंक्ड टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स like chlorofluorocarbons which are used in refrigerators, फायर एक्सटिंग्विशर्स, एरोजोल स्प्रेज एक्सेट्रा। ये जो हुआ था ये किसकी वजह से हुआ था? क्योंकि जो सिंथेटिक केमिकल्स थे उनका यूज बहुत ज्यादा करने लग गए थे लोग, इस वजह से। और ये सिंथेटिक केमिकल्स कौन कौन से थे? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, एसी का यूज ज्यादा होने लगा था, फिर फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज ज्यादा होता था, एंड एरोजोल स्प्रेज का ज्यादा यूज होने लगा। इस वजह से क्या हुआ? ये डिस्ट्रक्ट होनी जो ओजोन लेयर थी ये डिप्लीट होनी स्टार्ट हो गई। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीडेड इन फॉरगिंग एन एग्रीमेंट्स टू स्टॉप सीएफसी प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स कोयोटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी ने क्या किया? इन्होंने एक एग्रीमेंट पास किया जिससे सीएफसी का प्रोडक्शन बंद किया जा सके 1986 में। इसको कहाँ पे हुआ था? एक कोयोटो प्रोटोकॉल हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें इस चीज के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट आता है गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज डिस्पोजल क्या है? इम्प्रूवमेंट्स इन लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अब जैसे जैसे लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट होता गया तो वेस्ट मटेरियल भी कितना होने लगा? वेस्ट मटेरियल का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगा। जैसे घरों से जो गार्बेज था वो बहुत ज़्यादा निकलने स्टार्ट हो गए। गार्बेज कंटेन्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। गार्बेज के अंदर दो टाइप के मटेरियल्स आते हैं। फर्स्ट आता है बायोडिग्रेडेबल, सेकंड आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है? Substance which can be decomposed by the action of microorganisms are called biodegradable waste। जो सब्सटेंस माइक्रोऑर्गेनिजम्स की हेल्प से क्या हो सकता है? डिकम्पोज हो सकते हैं, इनको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स के फील्स हो जाता है, कॉटन हो जाती है, जूट, डंग, पेपर एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सी है? Substance which cannot be decomposed by the action of microorganisms are called non-biodegradable waste। जो substances microorganisms के हेल्प से डिकम्पोज ना हो सके उनको हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसका एग्जाम्पल होती है प्लास्टिक, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। प्लास्टिक, पॉलीथीन्स वगैरह, मेटल्स, सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, मैन मेड फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिलीज enzyme which decompose the material, but these enzymes are specific in their action, that's why enzymes cannot decompose all the materials। माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक स्पेशल एंजाइम रिलीज करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है? जो मटेरियल्स हो जाते हैं वो डिकम्पोज होने स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये एंजाइम्स क्या होता है? कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को ही डिकम्पोज कर पाता है, इसलिए ये सारे के सारे मटेरियल्स को डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब इस वेस्ट को डिस्पोज करने के कुछ मेथड्स। फर्स्ट होते हैं बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उनको क्या करते हैं? इनको बायोगैस प्लांट में यूज कर लेते हैं। इससे बायोगैस और मैन्योर बनाने में यूज करता है इसको। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसमें क्या होता है? जो ड्रेन वाटर होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो वाटर होता है जिसको ड्रेन करने वाले होता है रिवर में, उसको रिवर में ड्रेन करने से पहले क्या करना चाहिए? उसको सीवेज प्लांट में, जिससे उसकी जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज है, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स वगैरह है, वो हटाए जा सके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हेल्प से। लैंड फिलिंग्स में क्या होगा? द वेस्ट आर बरीड इन लो लाइंस एरियाज। ये जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको क्या कर देंगे? गड्ढे खोद के उसके अंदर दाब देंगे, सारे के सारे उसको गड्ढे में दाब देंगे और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी वगैरह डाल देंगे, जिससे क्या होगा? ये लैंड के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करेंगे? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इनको छोटे छोटे कंपोस्ट पिट बना के उसके अंदर भर दिया जाता है और उसके बाद थोड़े टाइम बाद उसको क्या कर लेता है? कंपोस्ट के रूप में ये कंपोस्ट किस चीज़ का काम करता है? बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स का काम करता है ये। रिसाइकलिंग में क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकल टू मेक न्यू आइटम्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए उनको रिसाइकल कर लिया जाता है, उन्हीं से न्यू चीज़ें बना ली जाती है। किस लिए? ताकि उनको यूज़ हो सके, नए आइटम्स बनाए जा सके। उनसे जब नए आइटम्स बनाए जाते हैं उसको ही रिसाइकलिंग बोलते हैं।
रीयूज़ में क्या करेंगे, इट इज़ अ कन्वेंशनल टेक्निक टू यूज़ एन आइटम अगेन। इसके अंदर क्या होगा, किसी भी आइटम को दोबारा से यूज़ कर लिया जाएगा। जैसे कंटेनर्स का यूज़ दोबारा से हो जाता है या फिर न्यूज़पेपर का एनवेलप बनाने में यूज़ कर लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं रीयूज़। So that's it for today. That's Now we'll it meet in our for next class. Till today. then, bye bye and take care. Now And please we'll like, share, and meet subscribe in my our channel. next class. Till then, bye bye and take